बच्चों इस बार 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें शायद परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस वाला केस नहीं आ रहा है, बट फिर भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोगों को कर लेना चाहिए। तो हम लोग उसे लिख रहे हैं। और जैसे दो लाइन हैं आपस में पैरेलल होंगी तो एक कंडीशन होगी, क्या होगी कि इसकी स्लोप अगर m1 है और इसकी स्लोप m2 है तो कंडीशन क्या होगी वो मैं बता दूंगा। पहले m जान लीजिए। m क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो अब जैसे इसमें दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट हमें पता है, ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो इनका यूज करके हम लोग m1 कैलकुलेट कर लेंगे, है। उसी तरह यहां पे है दो पॉइंट, ये क्या है x3 y3 और x4 y4। तो इसका स्लोप m2 है, m2 निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। इस बार फॉर्मूला क्या मतलब पॉइंट्स के हिसाब से मैं चेंज कर दे रहा हूं, है तो वही y4 माइनस y3 डिवाइडेड बाई x4 माइनस x3, ठीक है बच्चों। तो कंडीशन क्या होगी ऐसी सिचुएशन में, m1 इज इक्वल टू m2। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप भी इक्वल होंगी, यही कंडीशन है, ठीक है। किसके लिए है ये, पैरेलल लाइंस के लिए। अब बिल्कुल उसी तरह अगर ये हम लोगों ने बना लिया, ठीक है, तो इस बार इसकी m1 है और इसकी m2 है, तो परपेंडिकुलर लाइंस में भी ऐसे ही हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। फिर पॉइंट्स हम लोगों को पता होंगे, कोई दो पॉइंट पता होंगे, या y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ही अगर दी है तो उधर से हम लोग m कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो ये किसके लिए कंडीशन हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। बस यही आपको दो फॉर्मूले हैं, बहुत माइक्रो फॉर्मूले हैं, याद कर लेने चाहिए, तो नोट कर लीजिए बढ़िया से। बच्चों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। द लाइन ज्वाइनिंग P -4,5 एंड Q 3,2। तो पहले तो डायग्राम ही बना लेते हैं पढ़ते पढ़ते। दो पॉइंट है P और Q, उनके कोऑर्डिनेट। वीडियो ऑन किया हुआ है क्या? हाँ जी, -4,5 और 3,2, ठीक है बच्चों। इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट R। तो y एक्सिस बच्चों बताइए खड़ी होगी या पड़ी होगी? सर खड़ी है ना, खड़ी होगी। हाँ, तो ऐसा है, इधर पे ये है अपनी y एक्सिस, और वो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है R, ठीक है। PM and QN are perpendicular from P and Q on the x axis। तो अब x एक्सिस यहां पे, अब आप देख सकते हैं कि यार -4,5 जो है वो इधर पे है और 3,2 यहां पे है, यानी कि x एक्सिस कहीं नीचे हुई। थोड़ा सा यहां पे आपको अंदाजा अगर हो यार -4,5 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, 3,2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये अंदाजा है तो आप सही डायग्राम बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने ऐसे बना लिया, -4,5 और 3,2 आपने यहां लगा दिया और फिर आपने लाइन ऐसे बना ली, तब यहां पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपका सही शेप नहीं बनेगा, जिस शेप की डिमांड ये कर रहा है वो नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा कि थोड़ा सा मतलब कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा है तो आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ये ICSE 2004 में आया था, नीचे शायद दिख भी रहा होगा आपको, -4,5 ऐसे लिख देता हूं मैं, थोड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में दिक्कत ना हो। ओके, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, फिर एक और यहां पे भी कर दिया, ठीक।
अच्छा सर, ये आप ट्रेपेजियम वाला कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये 14th क्वेश्चन नंबर जो मैंने असाइनमेंट में आपको दिया था वो बच्चों ने पूछा है। और अब आपको ये बताना है कि रेशियो PR इज टू PQ क्या है, यानी कि PR इज टू PQ। देखिए याद रखिए, मैं ये पहली बार जब आपको बताया था तो मैंने आपको वार्न किया था कि आप देख लीजिए वहां पे क्या लिखा है। यहाँ पे PR इज टू PQ है, इधर से ये और ये पूरा। ऐसा मत करिएगा कि आप R के कोऑर्डिनेट निकाल लें और फिर ऐसा कर लें, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या होगा कि इन दोनों को जो जोड़ रही है लाइन, उसकी आप इक्वेशन निकाल लीजिए और उसमें आप पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू 0, तो आपको R के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही काम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन अगर इक्वेशन सीखने के बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए लाइन PQ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बोलिए भाई, y माइनस कोई एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए, Q ले लूंगा मैं, पॉजिटिव वाला अच्छा है, y माइनस y1 ये हो गया, x माइनस x1 ये हो गया 3। और फिर लाइन PQ में जो स्लोप है, स्लोप कैसे आएगी, इससे आएगी, है ना, 2 माइनस 5 और 3 माइनस 4, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस 2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4 3 7 x माइनस 3। अब देखिए एक तरीके से आपको इक्वेशन दिखना शुरू हो गई लाइन PQ की, ये भी इक्वेशन आप बोल दें। हाँ, लाइन PQ की इक्वेशन इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम लोग पॉइंट R को लोकेट कर सके, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट निकाल सके, ठीक है। हाँ बोलिए। पॉइंट R का कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग रेशियो केस तो मान ले लेंगे, तब भी तो लाइक उससे हो जाएगा, क्या बोलते, y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है सर ना। हाँ। तो R का तो ये एक्सिस 0 होगा, 0, कुछ पता है, 0, हाँ, फिर उससे रेशियो निकाल लें और फिर रेशियो से दूसरा वाला कोऑर्डिनेट निकाल लें, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल यही बोल रहे हैं ना, k/1 रेशियो निकाल लें। हाँ, तो लेकिन आप वहां पे आप देखिए कि एक बार आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर वापस वो निकालना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे मतलब एक्चुअली थोड़ा लाइन वाला जो रूट है वो छोटा लगता है इसलिए, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सही बात है। अब ये निकाल लिया आपने, तो पुट अगर आप कहेंगे तो मैं वो वाला भी कर दूंगा पुट। यहां पे देखिए जो y एक्सिस है, y एक्सिस में हमेशा क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो x इज इक्वल टू 0 लिख लिया, तो y माइनस 2 माइनस 3,7 0 माइनस 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -2 और ये हो गया 9/7 और y इज इक्वल टू हो गया क्या, 2 + 9/7, तो 7 दूनी 14 9 23/7। तो यहां से हम लोगों को कोऑर्डिनेट ऑफ R समझ में आ रहा है ना। देयरफॉर R के कोऑर्डिनेट क्या है, ऐसे लिख दो, पॉइंट R इज, हम लोगों ने क्या किया, सेकंड पार्ट पहले निकाल लिया है ना, 0,23/7। आ गया बच्चों सभी लोगों को समझ में, बच्चों? हाँ। मैं ये बोल रहा था कि सर मतलब कि अगर हम y=mx+c लेंगे, हाँ, तो अगर हम रूट निकाल देते हैं, क्या निकाल लेते हैं। हाँ, एक चीज बच्चों में आपको और बता देता हूं, एक बच्चों ने ही सजेस्ट किया है कि जैसे आप PQ का स्लोप निकाल लें और फिर RQ के स्लोप को उससे बैलेंस कर लें। जैसे मान लीजिए हम लोग तो ये देख ही चुके हैं, PQ का स्लोप क्या है, -3/7 आ गया है, तो हम लोग ये लिख दें, स्लोप ऑफ RQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/7 और -3 जो भाई PQ की स्लोप होगी वही RQ की स्लोप होगी, वही PR की स्लोप होगी। इस हिसाब से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अब मान लीजिए कि r के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, 0, b टाइप में ही होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, b-3 और 0-3 इसको सॉल्व कर देंगे तो तब भी आपका b आ जाएगा 23/7। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैंने अब पॉइंट r निकाल लिया है, तो मैं जिस मेथड से कर रहा हूं अब उसी को कैरी ओवर करूंगा। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले, उसका कोई किसी भी स्ट्रेट लाइन में बच्चों किसी भी 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन लेंगे तो उसका स्लोप सेम आएगा, जब तक इसी चीज को कोलिनियरिटी में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, हाँ सर, ये कोलिनियर है सर। हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका तीनों PR, RQ और PQ सबका स्लोप बराबर होगा, बिल्कुल। अब जब हम लोग को r के कोऑर्डिनेट पहले से ही पता है, क्या थे r के कोऑर्डिनेट बच्चों, एक बार लिखा दीजिए, 0,23/7 हमें मालूम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही रेशियो ले लेंगे अपना, PR/2 PQ अगर निकालना है हमें तो क्या होता है भाई, बताइए रेशियो निकालने का तरीका। आप K/1 मान लीजिए, है ना, K/1 मान लीजिए, ठीक है, और 0 को इक्वेट कर दीजिए। 0 क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, M1 + M2 यही होता है, M2x1 या M1x2 मैंने सिखाया है ना, M1x2 + M2x1। तो M1x2 क्या है, 3, और x1 क्या है, -4, ठीक है। और 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 0 ये r का है। अच्छा, अब यहां पे क्योंकि हम लोगों ने K/1 माना है तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे K3। आपको बल्कि ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ये स्टेप आप ना भी लिखें, सीधे आप ये लिख दें, ये बस एक लाइन लिख दीजिए, लेट द रेशियो बी K/1। तो थोड़ा सही सेफ रहेगा। तो ये इधर जाएगा तो ये सब तुरंत 0 हो जाएगा। 3K + -4 है ना, 3K - 4 लिख सकते हैं। तो K = 3K = 4 और K = 4/3 है। याद रखिएगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है ना। लेट द रेशियो K/1 हमने किसको माना है, कौन सा रेशियो हम लोग ने माना, हम लोग ने माना है PR/RQ माना है भाई, उसके लिए ये फॉर्मूला, लेकिन हमें PR/PQ निकालना है, ठीक है। देयरफॉर PR/RQ = 4/3, ठीक है। सर, किसी का ब्लैक कैमरा पर क्या कह रहे हो, मक्खी बैठी है शायद, मक्खी बैठी कुछ है कैमरा पर। अच्छा, बहुत सही आपने पॉइंट आउट किया। सही, डर लगता है सर। हाँ, हम सही हो गया ना, ठीक है, मजा आ गया। उसने वहीं से देख लिया था कि मक्खी बैठी है। PR/RQ = 4/3, यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। अब लेकिन हमें निकालना है PR/PQ। तो सर, हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे। नहीं, कुछ कॉमन नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल देसी तरीके से करूंगा, ठीक है। PR/PQ है तो PR/PQ की जगह क्या करेंगे, PR + PQ, है ना, PR + RQ, समझ रहे हो कि नहीं। अरे निकालना ये है तो PQ को तोड़ दिया, PR + RQ। ये एक्सेप्टेड है इसमें। हाँ, क्यों नहीं एक्सेप्टेड है। अरे आप ये मान लो, ये इसको कोई K ना मानो, कोई दूसरा लेटर दे दो आप, PP मान लो, 4P 3P, ठीक है। तो PR की जगह आप 4P लिख सकते हो। 4P/4P। हाँ, तब तो कर सकते हैं ना, रेशियो में आप सीधे वैल्यू ना लिखिए, लेकिन ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कट ही जाएगा लास्ट में तो। हाँ, इसीलिए P माना जाता है, क्योंकि भाई वो सेम रेशियो में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कट जाएगा। और RQ क्या है, 3P। तो इस तरह से आप 4/7
आंसर पे पहुंच चुके हैं। तो सेकंड एक तरीके से फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ओके, तो एम और एन पॉइंट भी हम लोग मार्क कर ले पहले, तो भाई थर्ड पार्ट करने से पहले ये है एम और एन, और ये बोल रहे हैं क्या भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ। इन्होंने बहुत चालाकी से इसको क्वाड्रिलेटरल बोला है, लेकिन हम जानते हैं कि यार ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दैट मींस दे मस्ट बी पैरेलल। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हम लोग ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें, और आप देख सकते हैं कि यार ये डिस्टेंस होगी कितनी, बताइए। ये डिस्टेंस आप इसको देखते ही गेस कर सकते हैं या कर सकते हाँ, बताओ कितनी होगी। 5 होगी, है ना, क्योंकि यार ये क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस ही तो होता है, तो ये डिस्टेंस 5 है। उसी तरह ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 यूनिट्स। 2, बहुत बढ़िया। अब m के कोऑर्डिनेट बोलो कितने होंगे, यही सीधे सीधे नीचे उतर आएगा, बोलो 4 यूनिट्स। m के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, -4 0। एक्स एक्सिस में नहीं है, हाँ सर, भूल गए, हाँ सर, हाँ याद है ना। अच्छा, अब इसको नीचे उतार लो, ये क्या होगा, 3,0, बहुत बढ़िया। तो ये डिस्टेंस 5 आई, और ये डिस्टेंस कितनी आई, 2 आई। ये डिस्टेंस कितनी होगी, mn कितनी होगी, mn डिस्टेंस होगी 7 यूनिट्स, बहुत बढ़िया। तो बस हमें हमारा जो क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ट्रेपीजियम है, इसका सारे डायमेंशन हमें मिल गए। दिस इज 7 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 2। ठीक है, थोड़ा एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे आप थोड़ी चालाकी दिखाएंगे तो आपको हर बार डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा, बट आपका टाइम कट जाएगा और फिर कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझा लेंगे अपने आप, है, बोलो। हाँ सर, यस सर। ठीक है, चलिए। ओके, तो अब सम ऑफ एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ हाफ a प्लस b इंटू एच। मैंने तो ऐसे याद किया है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऐसे ही होती है। तो ये हो गया a और पहले तो यूज नहीं हुआ ना, हाँ ठीक है, b यूज हुआ, तो चलो ठीक है। pm मैं ऐसे ही लिख देता हूं, pm प्लस qn मल्टीप्लाइड बाई mn। ठीक है, ज्यादा सेफ खेल लेता अपना। pm कितना है 7, qn कितना है 2, और mn कितना है 7। ठीक है, वो 7 टोटल हो जाएगा। अच्छा गलत लिख दिया मैंने, हाँ 7 आने वाला है इसलिए, 5 2 7, और ये भी है 7, तो 7 49 डिवाइडेड बाई 2, 49 डिवाइडेड बाई 2 यानी 24.5। क्या एरिया है ना, तो यूनिट्स मत लिखना बच्चों, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स होता है सर, है ना। हाँ बस, सर यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, फिर ये मत करना, चाहे जैसे लिख दो, हाँ, वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दिस इज डन नाउ। तो पूरा सवाल हम लोग ने निपटा लिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी आर, जो भी कोऑर्डिनेट है आपके सामने है, मैं डायग्राम बनाना शुरू कर रहा हूं, और फिर उसके बाद 3 पार्ट है आपके सामने। पहला पॉइंट है 5,4, दूसरा पॉइंट है बी। रैंडमली टेढ़ा मेढ़ा मैंने बनाया है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है ट्राइंगल के बारे में, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, उतना ज्यादा क्वाड्रेंट की भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक एरिया वगैरह ना निकालना हो तब तक आप क्वाड्रेंट की चिंता ना करें। अच्छा,
अब आपको बताना है द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए बी। एल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चों की सामने वाले पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन डालें, बस। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये पॉइंट जो है वो बी और सी का मिड पॉइंट होगा, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब याद रखिए कि ये वाली स्लोप जो होगी वो m2 होगी, है ना, लाल वाली, और जो इक्वेशन लाइन बी सी होगी वो m1 होगी, और एक बहुत बढ़िया कंडीशन होगी m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1। ये हम लोग अभी अभी सीख चुके हैं। हालांकि कोविड-19 वाला साल 2021 में ये नहीं आएगा, मतलब आईसीएससी 2021 में परपेंडिकुलर और पैरेलल कटवा दिया गया है, लेकिन ये वीडियो तो हमेशा के लिए है, तो इसलिए आप सभी लोग देखिए। ओके, तो अब आप स्लोप m1 ऑफ लाइन BC निकालिए। कैसे निकालेंगे? m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, है ना, -8 माइनस -2, 1 माइनस -3, ठीक है। तो m1 क्या आ गया? -8 + 2 -6, और 1 + 3 + 4, ठीक है। यानी कि m1 आ गया कितना? -3/2, और m1 ऑल्सो m1 m2 इज इक्वल टू -1। क्या रीजन देंगे यहाँ पे? सिंस इस पॉइंट को D मान लीजिए, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, या AD इज एल्टीट्यूड, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, AD इज एल्टीट्यूड, ठीक है भाई। अब m1 क्या है? -3/2, और m2 ये -1, तो m1 आपका क्या आ जाएगा? m1 आ जाएगा प्लस ये 2/3 प्लस 2/3, लेकिन सॉरी m2 आएगा, m2 क्या आया? लाल वाला m2, ये इसकी स्लोप आ गई, ठीक है। और हमें यही निकालना है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD, या एल्टीट्यूड थ्रू A, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना, और m1 m2 यहां पे लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि m2 तो AD की स्लोप है ना। तो अब y1 क्या है? 4, m2 क्या है? 2/3, और x माइनस क्या है? 5, ठीक है। आप इधर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि इसको पूरा मल्टीप्लाई किया जाए। 3y माइनस 12, 2x माइनस 10, ठीक है। तो 2x माइनस 3y और 12 भी इधर आ जाएगा तो 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई आपकी एल्टीट्यूड AD की इक्वेशन हो गई ये, ठीक। ये तो हम लोगों ने किया अभी पहला पार्ट, इसे नोट करिए। ये मैंने फर्स्ट पार्ट के भी पहला वाला एक पार्ट बना दिया है ताकि आपको समझ में आए। एल्टीट्यूड थ्रू A अगर दिया होता तो ये आंसर होता भाई। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, लेकिन हम लोग को पूछा गया है एल्टीट्यूड ऑफ AB, तो हमें ये वाला परपेंडिकुलर ना बना के ये वाला परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, नहीं ये। तो अब तो और आपको समझ में आ रहा होगा पक्का कि हाँ भाई ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट AB का नहीं है, ठीक है। सेम प्रोसीजर अपनाना है बच्चों हम लोग को। अब इस बार इसको आप मान लीजिए क्या? M2, और इस काले वाले को मान लीजिए क्या? M1, और यही काम करिए
और आपको ये डी ना मान के अब आप ई मान लीजिए इसे, ठीक है, और आपको ये लाइन की इक्वेशन इसी तरह आ जाएगी। हालांकि आंसर आपका इससे अलग आएगा थोड़ा। अभी कर देता हूं मैं आपके लिए जल्दी से। स्लोप m1 ऑफ लाइन AB है ना, तो m1 इज इक्वल टू क्या माइनस क्या, -2 -4 -6 -3 -5 -8, ठीक है। तो m1 कितना आ गया बच्चों, 3/4। तो m2 कितना आ जाएगा, -4/3। समझ गया कि नहीं, या ज्यादा जल्दी हो गया? ठीक है, सिंस m1 m2 -1 EC इज एल्टीट्यूड, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड EC, ठीक है। तो यही एल्टीट्यूड EC जो है, EC को बोलेंगे हम लोग एल्टीट्यूड ऑफ AB, ठीक है ना, जो कि AB से परपेंडिकुलर हो। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 -4/3 x माइनस x1। पॉइंट कौन सा लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे, -8। ये आदत हमेशा रखिएगा बच्चों, ब्रैकेट में करके, तो आपका कभी गलत नहीं होगा जल्दी। 3y + 24 - 4x + 4, ठीक है, 4x + 3y और +20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा एल्टीट्यूड निकाला मैंने, एल्टीट्यूड ऑफ AB, वो मैंने निकाला था एल्टीट्यूड थ्रू A, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का एक्चुअली में आंसर ये होगा। देखिए एल्टीट्यूड ऑफ AB का मतलब ये है बच्चों कि AB का अल्टीट्यूड क्या है, तो AB का अल्टीट्यूड होगा AB के परपेंडिकुलर, इस तरह आपको सोचना है, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत नहीं हो रही है, सब कुछ सही कर रहे हैं हम लोग। और थ्रू वाले में पॉइंट देखा जाएगा, ऑफ वाले में हम लोग लाइन देखेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है, मीडियन AD बोल रहा है वो, है ना, द इक्वेशन ऑफ द मीडियन AD। तो फिर से वही पुराना काम करते हैं हम लोग, इसको जोड़ देते हैं। अब मीडियन का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं कि वो मिड पॉइंट से बनता है, तब हम इसको मान सकते हैं मिड पॉइंट। D इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 + 1 / 2। बोलो भाई कितना आएगा, -2 -8 / 2। ये कितना हो जाएगा, -2 / 2 यानी -1, और ये कितना हो जाएगा, 8 2 10/2 यानी -5, ठीक है। यानी कि D के पॉइंट हम लोगों ने लोकेट कर लिया। आप आराम से लिख भी सकते हैं -1, -5। अब बस आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो सीधे इक्वेशन ही कैसे निकालेंगे बताइए। हाँ, इक्वेशन ऑफ AD, मीडियन AD लिख देता हूं मैं। y - y1 ऑल्टीट्यूड फॉर साइड AD लिखना चाहिए था। क्या कह रहे हैं, वो लोग को ऑल्टीट्यूड फॉर साइड AD लिखना चाहिए था सर। हाँ ऑल्टीट्यूड फॉर साइड AD, हाँ, फॉर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। या ऑल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन AB, ऐसा भी बोल सकते हैं। सर क्योंकि बहुत होता है। हाँ, इसीलिए तो मैंने भी गड़बड़ी कर दी थोड़ी। चलो y1 की जगह क्या लिख दें, देखो हमेशा यार देखो x1 y1 लेना हो तो मैं तो पॉजिटिव वाले लेना पसंद करता हूं, ताकि ज्यादा माइनस ब्रैकेट ये सब का सरदर्दी ना हो। तो y1 हो गया 4,
ये हो गया 5, y2 माइनस y1 यानी ये माइनस ये, -5 -4 -1 -5, ठीक है। सही चल रहे हैं। y -4 और ये 5 4 9 पॉजिटिव में, 5 1 6 पॉजिटिव में, नहीं ये अरे यार ये ऐसे -9 है लेकिन आपस में प्लस हो जाएंगे इसलिए पॉजिटिव लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि -5 -4 +9 हो गया ठीक है। ये सब पता होगा यार, ये सब नहीं आता है तो बेसिक क्लास करो। 3/2 2y -8 3x -15 समझ में आ रहा है ना बच्चों, बोलो। -7 = 0, ठीक है। ब्रैकेट पर लाल बक्सा पहना देते हैं। सो सेकंड पार्ट भी अब हम लोगों ने कर दिया है। अब अगला सवाल आखिरी में थर्ड पार्ट क्या है कि हमें स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AC बनानी है। तो पैरेलल टू AC क्या बना सकते हैं, यहीं आ सकते हैं हम, तो आ गए। बल्कि अच्छा ये होता कि इन्हें कहना चाहिए स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू बी पैरेलल टू AC, ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये अगर नहीं भी बोल रहे हैं तो भी इसके अलावा कुछ और पॉइंट का तो हमें कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो करना यही पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी स्लोप बताइए, स्लोप ऑफ AC, उसको M3 नाम दे सकते हैं आप क्योंकि M1 M2 यूज हो चुका है। -8 -4 1 -5 -12 -4 3, ठीक है। और क्योंकि ये M3 है और इसके पैरेलल ये है तो ये भी M3 होगी बच्चों, समझ में आ रही बात? यस सर। है। अब बस ये स्लोप आपको पता चल गई, ये भी आप पॉइंट बी आपको पता है, बस सारा काम हो जाएगा, है ना। स्लोप ऑफ लाइन थ्रू बी which is parallel to AC is also M3 is equal to 3, ठीक है। Therefore equation of line through B which is पैरेलल टू AC, यार विच इज मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि B पैरेलल AC ना लगने लगे, है ना, B क्योंकि एक पॉइंट है। ओके, तो अब ऐसा करने के बाद y -y1 m × x - x1, ठीक है ना। स्लोप मैंने सीधे सीधे रख दिया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -3 -2, तो -2 यहां और -3 यहां। y +2 3x + 9 3x - y इधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 7 = 0। तो ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड पार्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन खत्म कर लिया।